होती जा रही है, चाहे वो उसमें एसिडिक सॉइल्स भी बढ़ रही हैं, आपकी सैलाइन अल्कलाइन सॉइल्स भी बढ़ रही हैं, कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की जो कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, हम उन गलतियों की तरफ नहीं सोचते हैं, लेकिन हम ये मृदा दिवस मना करके उन गलतियों की तरफ सोचना हमको बहुत जरूरी है। मृदा से जो पौधे पोषक तत्व लेते हैं, कोई भी फसल है उसके लिए 18 पोषक तत्व जरूरी होते हैं। 18 में 3 पोषक तत्व ऐसे हैं वो उसको हवा से और पानी से मिल जाते हैं। 3 पे हम कंसंट्रेट होते हैं, एनपीके पे बस। एनपीके के अलावा हम बाकी की परवाह नहीं करते हैं। तो हमें एनपीके के साथ साथ और भी उसके अंदर जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है फसल उगाने के लिए, हमको न्यूट्रिटिव फूड लेने के लिए, वो भी जरूरी है। हमारी जो मृदा है उसमें हम एनपीके को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमको एनपीके के साथ साथ, क्योंकि हमारी जो सोच है उसको हमको थोड़ा ब्रॉड करना होगा, उसके साथ में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम और सल्फर मैग्नीशियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी ध्यान देना होगा। अब समय वो है कि आपको एनपीके पर नहीं गौर करना है, बाकी चीजों पर भी गौर करना है। तो मृदा दिवस उसी के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के जो पोषक तत्व उनको कैसे आप जमीन में दें और उसको मृदा को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, और मृदा उत्पादकता किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहली बात है कि हम फसल की जो रिक्वायरमेंट है, हर फसल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करें। जमीन में जो खेती कर रहे हैं आप, तो रिकमेंडेशन के अनुसार करें। लेकिन रिकमेंडेशन अब ब्लैक रिकमेंडेशन नहीं चलेगा। पहले हमारी ब्लैक रिकमेंडेशन होती थी, अब हमको मृदा को टेस्ट करा करके, हर फसल के लिए आपको टेस्ट कराना की जरूरत नहीं है, उसको आप कम से कम 3 साल में एक बार जरूर करा लें। तो जो उसका लेवल है, क्योंकि तो हमने कुछ सैंपल्स किए थे मृदा सॉइल दिवस पे, हमने 2015 में पशवाड़ा गांव है आपका, और भी गांव में हमने किए थे, तो उसमें ये देखा गया कि नाइट्रोजन का जो लेवल है आपकी जमीन में 80-85% जो सॉइल है उसमें कम है, लो है। फास्फोरस का 4% की जमीन ऐसी मिली हमको, तो सैंपल लिए हमने, उसमें लो था, बाकी में सभी में मीडियम से हाई था। और पोटास के केस में 76% जो ऐसी सॉइल्स थी जिनमें वो मिनिमम था, और 23% सॉइल ऐसी जिसमें वो हाई की तरफ था। तो हमें पोटास की तरफ भी देखना है, क्योंकि आप पोटास का लगभग 80% हम जो पोटास जो है 85% पोटास जो बाहर से मंगाते हैं, और फास्फोरस फर्टिलाइजर भी हम 90% के करीब बाहर से मंगा रहे हैं। तो अब आपके पास, और ये समय आ गया कि नाइट्रोजन भी आपको मंगाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन का भी अब अथक भंडार नहीं है, इसीलिए हमको नाइट्रोजन को भी शेप करना है और हमको उत्पादकता बढ़ाना है। आपके पास में 17% पॉपुलेशन है, आप चाइना को क्रॉस कर जाएंगे 2050 में, उनकी पॉपुलेशन नंबर 2 पे आ जाएगी, आपकी फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगी। लेकिन जमीन आपके पास में जो पूरे विश्व का देखा जाए तो 2.5% जमीन है जिस पे आप खेती करते हैं। तो 17% जनसंख्या के साथ में 2.5% आपके पास जमीन है और 4% पानी है। तो पानी भी बहुत जरूरी है। पानी भी आप जब ज्यादा मात्रा में आप जमीन के अंदर देते हैं तो उससे भी आपको जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है पौधों को वो कम होती है, या तो वो लीच करके नीचे चले जाते हैं या वो एवपोरेट भी हो जाते हैं, तो वोलेटिलाइजेशन से भी कुछ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन वगैरह हैं वो नष्ट होते हैं। तो हमको अब साइंटिफिक वे में कल्टीवेशन करने की जरूरत है। हमको ब्लाइंडली रिकमेंडेशन ना मान करके हमको क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट है, किस समय पर हमको किस तरह खाद देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए और किस सोर्स से देना चाहिए, तो हमको इस तरफ भी देखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको तभी सस्टेन कर सकते हैं, तभी आप फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी आप अच्छी ले सकते हैं, जब आप हमारी रिकमेंडेशन के साथ साथ आपको भी आगे आना होगा। तो हमें सॉइल को टेस्ट करा करके उसकी जो रिक्वायरमेंट है, यदि किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट मीडियम है तो हमारी रिकमेंडेशन जो है उसको उस लेवल पे आप उसमें डाल सकते हैं। यदि उसमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है अवेलेबिलिटी कम है तो उसमें 25% आपको बढ़ाना पड़ेगा। और यदि ज्यादा है, क्योंकि हमारे किसान भाई नाइट्रोजन के लिए डीएपी को डालते हैं, वो यूरिया उनको नहीं मिलता तो डीएपी को डाल देते हैं। तो डीएपी में आपका 18% नाइट्रोजन है, यूरिया में आपका 46% नाइट्रोजन है। तो जब आप 18% को देने के लिए आप नाइट्रोजन डालते हैं तो खेत तो पीला लगता है, आपकी फसल पीली दिखाई देती है, आप उसमें नाइट्रोजन के रूप में आप डीएपी डालते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें आपको इनबैलेंस हो रहा है, आपका फास्फोरस बढ़ रहा है जो आपके न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, दूसरे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को भी सप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि हमको यदि फास्फोरस डालना है, जैसे पोटैटो की बात करें हम, आलू की बात करें, तो उसको 80 किलो नाइट्रोजन फास्फोरस की जरूरत है, तो हम सिर्फ उससे 80 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें यदि आपकी जमीन मीडियम लेवल पे है। यदि हाई फास्फोरस आपकी सॉइल में है तो आप उसको
25% कम कर दीजिए, 20 किलो उसमें कम कर दीजिए, 60 किलो डालिए बस। और 80 किलो प्रति एकड़, मैं जो बोलूंगा वो हेक्टेयर वो हेक्टेयर में हम बोलते हैं, वो करते हैं, तो हेक्टेयर में आप समझिए। तो आपको 80 किलो प्रति हेक्टेयर में डाल के आपको 60 किलो डालना है, और यदि कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ वैरायटी स्पेसिफिक भी है, हमारी कुछ वैरायटीज हैं उनकी, जैसे नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे प्रोसेसिंग के कुछ किसान होंगे, प्रोसेसिंग की वैरायटी आप लेते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो जो रिकमेंडेशन है, वो जो है 50% आपकी नाइट्रोजन और पोटास की ज़्यादा है, क्योंकि फास्फोरस की उतनी उसमें इतनी जरूरत नहीं होती है। फास्फोरस आपको 80 किलो ही उसमें डालना है। तो एक तो बात आ गई कि आपको अपनी सॉइल को टेस्ट करवाना है, और कम से कम 3 साल में आप एक बार सॉइल टेस्ट जरूर करा लें। उसी के हिसाब से आप जो फसल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप निर्धारित करें। दूसरी बात आती है कि आपकी सॉइल के अंदर एनपीके ही नहीं, जो मैंने बोला अभी बात, उसके अलावा आपका ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, और ऑर्गेनिक कार्बन जब तक नहीं आपका ऑप्टिमल लेवल पे होता है तो वो दूसरे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को भी पौधों को नहीं होने देता है। तो उस केस में आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ की जो सॉइल्स हैं उसमें सभी में 0.4 से नीचे ही है, 0.4 टू 0.41 किसी सॉइल में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सॉइल्स आपकी ऐसी हैं जो 0.4 से नीचे, मतलब लो कैटेगरी में आती है। तो क्या उसमें, क्योंकि हमारे देश में इस समय छोटे किसानों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, 82% फार्मर्स हमारे ऐसे हैं जो कि मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 12% किसान ऐसे हमारे कंट्री में हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन है। तो सिर्फ 6% किसान हैं जो लार्ज फार्मिंग जिनके पास है। तो हमको अब देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और कैसे अपनी सॉइल को सस्टेन कर सकते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी दोनों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आप यदि नहीं कर सकते ग्रीन मैन्योरिंग, तो आप उसमें अपने फसल चक्र में ये ध्यान रखें कि यदि उसमें आप यदि दाल वाली फसल लेते हैं, चाहे वो मटर है, चाहे आपकी सरसों है, चाहे आपकी मस्टर्ड है, चाहे सरसों नहीं मूंग है या उड़द है, आप उनको अपने रोटेशन में जरूर अपनाएं। एक बार साल में या खरीफ में या जायद में आप जो दलहनी फसल जरूर लें। जब मूंग ले लेते हैं तो आगे आपको खरीफ में मक्का लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजरा लेने में कोई जरूरत नहीं है। तो आपको 3 क्रॉप आगे यदि लेते हैं, आप शहर के पास हैं तो कुछ किसान हो सकता है 4 फसल भी लेते हो, लेकिन उनमें से एक दलहनी फसल आप जरूर लें। तो दलहनी फसल से आपको उसमें नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो अगली फसल के लिए उसमें नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, और आपको अगली फसल में नाइट्रोजन कम डालने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात है कि आप बैलेंस फर्टिलाइजर्स का यूज करें। जैसे हमारी सॉइल्स का देखा गया है कि जो लेवल है एनपीके का वो बहुत मायने रखता है, उसका एक रेशियो होना चाहिए, 4:2:1 होना चाहिए, जो आज हमने देखा सॉइल्स में 6.8:2.8:1 हो गया है, तो बहुत इम्बैलेंस हो गया है। तो सभी किसान भाई इसको ध्यान दें कि उनको इस इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए बैलेंस फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। किसी भी फसल में आप डालें तो सिर्फ नाइट्रोजन ही न डालें या फास्फोरस ही न डालें, उसके साथ साथ पोटास भी डालें, क्योंकि पोटास बहुत अधिक मात्रा में आपको सॉइल से मिल रहा है। हमारी पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें तो हम 100 किलो उसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन आपको 300 कुंटल या 350 कुंटल पैदावार आपका आलू की मिल रही है, तो वो लगभग जो है 160-170 किलो पोटास जमीन से वो लेता है। लेकिन वो बाकी जो आपकी जो सॉइल गैदरिंग होती है सॉइल के अंदर, उससे उसको मिलता रहता है। तो पोटास, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पोटास भी सॉइल के अंदर नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमको उसको कंपनसेट करना है, और हम हर फसल के लिए कुछ न कुछ पोटास की रिकमेंडेशन करते हैं। चाहे वो गेहूं है, चाहे वो सरसों है, चाहे आपका जो है गन्ना है, तो चाहे वो धान है, तो उसमें आपको पोटास को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। पोटास भी आपको हर फसल में डालें, जितना हो उसके हिसाब से देख लें कि जरूरत है। जैसे गेहूं का है उसमें 50 किलो पोटास की जरूरत है, तो आप पोटास उसमें 50 किलो अवश्य डालिए, क्योंकि आपकी जमीन के अंदर वो खोखली हो जाएगी, और जब पोटास नहीं होगा तो आपको नाइट्रोजन फास्फोरस डालने से उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर जितना होना चाहिए। तो इसीलिए बैलेंस फर्टिलाइजर, संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें। उसी के साथ साथ अब बात आती है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, उसकी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपनी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए आपके पास में FIM है, आप FIM या कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, कम से कम FIM आप डाल सकते हैं। कुछ किसान भाई तो 10-15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर डालें। एक खेत में आपके पास ज्यादा नहीं तो एक खेत में इस बार डाल लीजिए, अगली बार दूसरे खेत में डालिए, क्योंकि जब तक आप उसमें FIM या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद नहीं डालेंगे
तो उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक कार्बन भी नहीं बढ़ेगा। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अभी बाकी मैंने बताया आपको 3 के अलावा, तो वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपको हर फसल के लिए बिना कुछ बाहर से खाद डाले या कोई मिक्सचर डाले आपको उनकी उपलब्धता होती रहती है। क्योंकि जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बहुत कम मात्रा में फसल को जरूरत होती है। वो आपको 10-15 टन यदि आप गोबर की खाद डालते हैं या 5 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर डालते हैं तो उससे आपको सफिशिएंट मात्रा में मिल जाते हैं। आपको अलग से किसान भाइयों को कुछ भी डालने की उसमें जरूरत नहीं है। इसीलिए एक मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए कि सभी किसान भाई फर्टिलाइजर कौन सा डाल रहे हैं, किस सोर्स से डाल रहे हैं, किस समय पर डाल रहे हैं और कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, और वो बैलेंस न्यूट्रिशन के रूप में होना प्रोग्राम है। तो आप सारा नाइट्रोजन उस समय मत डालिए। यदि कुछ किसान भाइयों के मास में जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है तो सबसे बेस्ट खाद है नाइट्रोजन के लिए बुआई के समय पे। यदि वो नहीं मिल रहा है तो अमोनियम सल्फेट है, और यदि वो भी नहीं है तो एनपीके मिक्सर से भी डाल सकते हैं। लेकिन आप जो नाइट्रोजन के अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट हैं प्योर के, आप उनके लिए कैलकुलेशन करिए, पहले उसके लिए गणना करिए कितना हमको खाद डालना है, उसमें कितना नाइट्रोजन चला गया, उसके बाद का जो नाइट्रोजन बचता है यदि वो आधे नाइट्रोजन से कम है तो आप उसको 60 किलो पर हेक्टेयर मतलब 60 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब तक आप यूरिया से दे सकते हैं। उससे ज्यादा आपको यूरिया से नहीं देना है। यदि आप ज्यादा यूरिया से देते हैं तो वो आपकी फसल में जो स्प्राउट्स निकलते हैं आलू की फसल में स्पेशली उसको जला देते हैं। ऐसे ही वो गेहूं में भी है, आपका चाहे वो गेहूं है चाहे आपका जो है वो जौ है या दूसरी फसल में जब बोते हैं तो उसका जो प्लूम निकलता है उसको जला देता है। जो अमोनिया के रूप में निकलता है उसमें से पहले तो अमोनिकल उसमें अमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रेट फॉर्म में आते आते जिसमें पौधा लेता है वो उसको टाइम नहीं मिल पाता है और वो जब तक उसको जला देता है। वही केस आलू के केस में भी है। यदि आपको अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिल रहा है तो आप यूरिया से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक ही आप डालें। और अच्छा होगा कि उसको नाइट्रोजन को या यूरिया को आप 2-4 दिन पहले आप खेत में बिखेर करके और आप उसके खेत में मिला देते हैं और उसके बाद बूंद बनाते हैं, आलू की फसल लगाते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। तो ये कुछ बातें मोटी-मोटी बातें हैं। आपको इनका ही ले रहा हूँ ना, पूरा सारा आ रहा है, सबको घुमा दिया पीछे से अपनी सॉइल को टेस्ट करा करके बैलेंस फर्टिलाइजेशन करें। आप तो पूरी गैदरिंग आती है उसको दें। आप अपने फसल चक्र में दलहनी फसलें यदि हरी खाद हो सकते हैं, कुछ किसान भाई ले सकते हैं तो हरी खाद ले सकते हैं, और नहीं तो वो कम से कम आप जो एक दलहनी फसल आप उसके खेत में जरूर लीजिए, जिससे कि आपकी मृदा का जो लेवल है, जो आपका जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी